नमस्कार, स्वागत है जी पुरवैया में। मैं हूं सैयद हुसैन और आप देख रहे हैं पुरवैया डीएनए। आज विकास की बात होती है तो सबके जहन में गुजरात का नाम पहले क्यों आता है? क्यों दूसरे राज्यों के सीएम गुजरात मॉडल से ही खुद की कामयाबी को आंकते हैं? आज हम इसका करेंगे डीएनए टेस्ट। साथ ही संभावनाओं पर बात करेंगे, संभावना सियासत की, जहां बिहार बीजेपी के नेता कह रहे हैं राजनीति में कुछ भी संभव है। यानी खरमास के बाद बिहार की सियासत में खिचड़ी पकनी शुरू हो गई है। लेकिन यह खिचड़ी कितनी सुपाच्य होगी, यह भी जानने की कोशिश करेंगे। सियासत में जिस तरह से विकल्पों की भरमार है, उसी तरह से नक्सलियों के लिए व्हाट्सएप नया विकल्प बनकर सामने आया है, जिससे वो सुरक्षा कर्मियों को आसानी से चकमा दे पाने में कामयाब हो पा रहे हैं। बात भागलपुर के सिल्क उद्योग की भी करेंगे। नरेंद्र मोदी ने गुजरात मॉडल को सामने रखकर लोकसभा का चुनाव लड़ा, जिसमें उन्हें कामयाबी भी मिली। मोदी का गुजरात मॉडल दूसरे मुख्यमंत्रियों के लिए नजीर बन चुका है। बिहार के मुख्यमंत्री हों या झारखंड के, दोनों गुजरात मॉडल की बात कह रहे हैं। जीतन राम मांझी बिहार के विकास की लकीर गुजरात से बड़ा खींचना चाहते हैं, तो वहीं रघुवर दास भी झारखंड का विकास गुजरात के तर्ज पर करना चाहते हैं। मतलब साफ है, विकास के केंद्र में गुजरात मॉडल है। जिस तरह से मोदी के गुजरात मॉडल की चर्चा हो रही है, उससे कई सवाल भी उठ रहे हैं। उन्हीं सवालों का हम करेंगे डीएनए टेस्ट, लेकिन उसके पहले देख लेते हैं एक रिपोर्ट। विकास का पैमाना एक, सभी राज्यों का लक्ष्य भी एक। गुजरात से आगे ले जाना चाहते हैं अपने राज्य को। जी हां, बिहार से लेकर झारखंड तक चर्चा के केंद्र में गुजरात है। सभी राज्यों के मुखिया विकास की लकीर गुजरात से लंबी खींचना चाहते हैं और दावा भी कर रहे हैं। और आने वाले एक वर्ष के अंदर गुजरात के तर्ज पर ही वाइब्रेंट झारखंड, क्योंकि झारखंड में सब कुछ है, तो आने वाले एक वर्ष के अंदर हम वाइब्रेंट गुजरात करके दुनिया को यहाँ लाने का काम करें। अपने 3.25 करोड़ जनता का सहयोग लेते हुए, अपने अधिकारी कर्मचारी का सहयोग लेते हुए हम 5 वर्ष के अंदर महाराष्ट्र और गुजरात की तरह हम विकसित होंगे, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। और मैंने एक संकल्प भी है कि 5 वर्ष के अंदर चाहे आर्थिक क्षेत्र में महाराष्ट्र की बराबरी हो, चाहे डेवलपमेंट में गुजरात की बराबरी हो, इस मुकाम तक हम पहुंचे। तो सुना आपने, झारखंड के सीएम रघुवर दास झारखंड को गुजरात और महाराष्ट्र से आगे ले जाने का दावा कर रहे हैं। वहीं बिहार के सीएम जीतन राम मांझी उनसे भी आगे निकल गए। नरेंद्र कुमार मोदी जी को 13 वर्ष का समय मिला और ठीक से यदि 13 महीना जीतन मांझी को मिल जाएगा समय, तो उससे कम बिहार को हम आगे नहीं बढ़ावेंगे। और कहीं 13 के जगह 3 मिल गया, तब तो कहना ही नहीं, हिंदुस्तान का ओवल राज बिहार बनेगा, ये मैं आज घोषणा करता हूं। बहरहाल सभी के अपने अपने दावे हैं। दावों की हकीकत में देखा जाए तो कहीं ना कहीं इनकी महत्वाकांक्षा जरूर सामने आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, पटना। बिहार हो या झारखंड, दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के जुबान पर गुजरात मॉडल है। वही गुजरात मॉडल जिसको पीएम मोदी ने लोकसभा चुनाव के दौरान भुनाया था। उन्होंने लोगों को बताया था कि गुजरात की कैसे विकास किया। उन्होंने निवेशकों में विश्वास जगाया। टाटा, बिरला, महिंद्रा, रिलायंस जैसी कंपनियों ने गुजरात में भारी निवेश किया, जिससे राज्य का खजाना भरा, युवाओं को रोजगार मिला। मोदी के गुजरात मॉडल की वजह से गुजरात में तेज आर्थिक विकास हुआ। भारी औद्योगिकरण की वजह से गुजरात की अर्थव्यवस्था 2004 से 2012 के बीच औसतन 10% प्रति वर्ष की दर से बढ़ी, जो राष्ट्रीय औसत से 8.25 से ज्यादा है। झारखंड के सीएम अगर गुजरात मॉडल की बात कहते हैं तो समझ में आती है, क्योंकि गुजरात मॉडल की बात कहकर वो किसी ना किसी तरह पीएम मोदी की तारीफ कर रहे हैं। हालांकि सीएम रघुवर के बयान के बाद यह साफ हो गया कि वो आर्थिक विकास के लिए मोदी के सूत्र का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें उनकी प्राथमिकता ऐसा माहौल बनाना था जिससे निवेशक खुद आए और उद्योग लगाएं। अगर रघुवर ऐसा करते हैं तो झारखंड के लिए बेहतर कदम होगा, क्योंकि पिछले 14 सालों में राज्य में औद्योगिक विकास की दर घटी है, निवेशकों का विश्वास घटा है, जिसे बेहाल करना रघुवर दास की चुनौती है। अब बात मांझी की। उन्होंने 13 साल बनाम 3 साल का तान छेड़ पीएम मोदी को चुनौती दे दी है, क्योंकि सीएम मांझी जिस पार्टी से आते हैं वहां भी विकास का एक मॉडल प्रचलित है। वो मॉडल है नीतीश मॉडल। नीतीश बनाम मोदी मॉडल काफी चर्चा में रहा है।
अब सवाल है कि मांझी ने 3 साल का वक्त मांग किसे चुनौती दी है, बीजेपी को या फिर जेडीयू को? क्योंकि सामने से देखा जाए तो चुनौती बीजेपी को दिखती है, लेकिन दूसरे पहलुओं पर ध्यान दिया जाए तो चुनौती जेडीयू को भी दिखती है, क्योंकि मांझी ने नीतीश मॉडल की बात नहीं की। अब सवाल है कि क्या मांझी विकास के नीतीश मॉडल से मोदी मॉडल को बेहतर मानते? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात सियासत की भी कर ली जाए। क्या बीजेपी और जेडीयू फिर से साथ आ सकते हैं? यह एक ऐसा सवाल है जिसका कोई भी संभावित जवाब रोमांच पैदा करने के लिए काफी है। और यही सवाल जब सुशील मोदी से पूछा गया तो उनका जवाब क्या था और कहां निशाना लगाने की कोशिश हो रही है, देखिए इस रिपोर्ट में। कहते हैं राजनीति संभावनाओं का खेल है, पर खेल और राजनीति में फर्क ये है कि राजनीति को नियमों के दायरे में नहीं रखा जा सकता। कुछ ऐसा ही बिहार की राजनीति में हो रहा है। मोदी मंत्र के सहारे बिहार में भी जीत का हवन करने को तैयार बीजेपी अब जेडीयू के साथ जाने की संभावना से इनकार नहीं कर रही। सर, अभी भी जदयू के कई विधायक हैं जो चाहते हैं कि दोबारा बीजेपी के साथ गठबंधन हो जाए जदयू का। ऐसी पॉसिबिलिटी अब है क्या आपकी तरफ से? देखिए, राजनीति में किसी भी बात के बारे में इसलिए मैंने कहा कि सारे विकल्प खुले हैं। अभी कोई प्रस्ताव हम लोग को नहीं मिला है। कोई प्रस्ताव आएगा तो उस स्थिति के अंदर पार्टी विचार करेगी। ऐसा कोई प्रस्ताव आएगा तो उसमें पार्टी विचार करेगी, लेकिन हमारे सारे विकल्प खुले हैं। रास्ते बंद नहीं है जी, मैंने कहा कि हमारे सारे विकल्प खुले हैं। समय के अनुसार हम निर्णय करेंगे। पर सवाल इस संभावना के इकरार से ज्यादा उस इनकार को लेकर है जो नीतीश नरेंद्र मोदी के खिलाफ राष्ट्रीय स्तर पर पहले ही जता चुके हैं। यानी नीतीश मोदी मंत्र का जाप किसी भी सूरत में करने को तैयार नहीं होंगे। तो क्या बीजेपी का निशाना कहीं और है? दरअसल बीजेपी मैत्री की सीमा के बहाने जेडीयू के अंदर बिखराव की लकीर को और बड़ा करना चाह रही है, क्योंकि जेडीयू के अंदर बीजेपी से गठबंधन तोड़ने को लेकर नाराजगी पहले भी दिखी है। और अब जब आरजेडी के साथ विलय की बात हो रही है तो बीजेपी को लगता है कि निशाना नीतीश पर साधने से अच्छा है कि उन्हें साथ लिया जाए, जो नजदीक से नीतीश को निशाने पर लेते रहे हैं। जिस तरह से पूरे परिवार को और अपने हमारे सभी साथियों को मानसिक रूप से जो प्रताड़ित किए हैं, जनता उनको कभी माफ नहीं करेगी। इतना भिंडिक्टिव, इतना गंदा लीडर, इतना भिंडिक्टिव आदमी कभी हो नहीं सकता है राजनीति में। लालू यादव भी इस तरह से किसी के साथ नहीं किए। उनके भी एमएलए हम लोग के साथ थे, उन्होंने कोई शोकॉज तक नहीं किया। उधर आरजेडी को लगता है कि जेडीयू के अंदर नाराजगी की खाई इतनी गहरी नहीं होगी कि उसमें बीजेपी विरोध के सपने डूब जाएं। वो विफल हो जाएंगे। ऐसी वो दूरे दूरे भटकेंगे जो हमरा में आ जाइए, हमरा में आ जाइए, अब क्या जाएगा वही। तो इसलिए नई मुख्यमंत्री हम लोग के हैं, अच्छा काम कर रहे हैं बिहार का। वो गरीब दुखिया के लोग के काम को बढ़ाने का कर रहे हैं, तो इसलिए उनका दरवाज़ा खुला ही रह जाएगा। उनका न्योता कोई नहीं स्वीकार करेगा। संभावनाओं के इस खेल में आगे जो भी हो, फिलहाल बीजेपी ने ऐसी चाल चली है जिसमें मोहरे जेडीयू के होंगे। साकेत कुमार और अमित झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो जेडीयू की तरफ से प्रस्ताव नहीं, लेकिन बीजेपी को ऐतराज नहीं। सुशील मोदी कह रहे हैं किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। तो क्या आगे बीजेपी और जेडीयू साथ दिखेंगे? और उससे भी बड़ा सवाल यह है कि आने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए क्या कोई संभावना दिख रही है? इन दोनों सवालों के जवाब ना में दिखते हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी के छत के नीचे फिलहाल नीतीश कुमार आना नहीं चाहेंगे, क्योंकि नीतीश की राजनीति ही फिलहाल मोदी विरोध को लेकर है। और बीजेपी भी यह साबित करना चाहेगी कि नीतीश के बिना भी बिहार की सत्ता पाने में उसे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। खासतौर से अमित शाह भी अपने कामयाबी अभियान को बिहार में भी जारी रखना चाहेंगे। इसलिए सवाल यह खड़ा होता है कि फिर बीजेपी के संभावना वाले बयान का मतलब क्या है, और मतलब से ज्यादा कहिए कि मकसद क्या है। दरअसल जेडीयू के अंदर की स्थिति को ही बीजेपी हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना चाह रही है, क्योंकि देखा जाए तो जीतन मांझी रेस में ना होकर भी खुद की महत्ता बनाए रखने में कामयाब हो रहे हैं। और जीतन मांझी के सहारे बीजेपी जेडीयू के अंदर सेंध लगाने की कोशिश कर रही है। मांझी की नाराजगी का नुकसान केवल नीतीश को होगा, और जाति की राजनीति की बिसात पर बीजेपी कोई भी चाल चलने में देरी नहीं करना चाह रही है। देखिए, एक तरफ कर्पूरी ठाकुर की जयंती मनाने की तैयारी हो रही है, यानी उस वोट को अपने पक्ष में करने की कोशिश जो करीब 30% है। इसी तरह मांझी या वो तमाम लोग जो किसी न किसी तरह से जेडीयू के समीकरण को बिगाड़ सकते हैं, उसे बीजेपी खुले दिल से अपनाने को तैयार है। यानी सुशील मोदी जिस संभावना की बात कर रहे हैं वो उस जेडीयू के लिए नहीं है जिसकी आस्था नीतीश कुमार में है, बल्कि उस गुट के लिए है। तो अब नीतीश के आगे नतमस्तक होने को तैयार नहीं है।
चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, तुरंत लौटते हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से नक्सली अब व्हाट्सएप अपना रहे हैं। नक्सलियों से निपटना हमेशा से एक बड़ी चुनौती रही है। नक्सल उन्मूलन के लिए लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं और उनकी ताकत को तकनीक से मात देने की कोशिश भी रही है, लेकिन नक्सलियों ने पुलिस की तकनीक का काट खोज निकाला है और सुरक्षा कर्मियों के सामने गंभीर चुनौती भी पेश कर रहे हैं। देखिए, झारखंड में नक्सलियों का नया हथियार, हाईटेक हो रहे नक्सली, पुलिस से बचने का नया तरीका। नक्सलियों ने फोन कॉल और एसएमएस से किया तौबा। क्या है नक्सलियों का नया हथियार? झारखंड के 24 में से 22 जिले नक्सल प्रभावित इलाके माने जाते हैं। पुलिस और नक्सलियों के बीच आए दिन आंख बिचौली का खेल चलता रहता है। कभी नक्सली पुलिस पर भारी पड़ते हैं तो कभी पुलिस नक्सलियों पर भारी पड़ती है। शह और मात के इस खेल में पुलिस का हथियार बनता है मोबाइल फोन। मोबाइल फोन पर नक्सलियों के बीच होने वाली बातचीत पुलिस ट्रेस कर लेती है। ऐसे में नक्सलियों की बातचीत पुलिस से छिपी नहीं रहती और नक्सलियों को मुंह की खानी पड़ती है। लेकिन अब नक्सलियों ने इसका भी तोड़ निकाल लिया है। उन्होंने पुलिस को अब टेक्नोलॉजी के सहारे मात देने की पहल की है। इसे सुरक्षा के लिहाज से काफी गंभीर माना जा रहा है। तो आपको बताते हैं कि नक्सलियों ने वो कौन सा तरीका अपनाया है जिससे पुलिस की परेशानी बढ़ गई है। वो तरीका है व्हाट्सएप मैसेंजर का प्रयोग, लेकिन दिक्कत यह है कि व्हाट्सएप का सर्वर विदेश में है। ऐसे में पुलिस के लिए उनके मैसेजों को ट्रेस करना मुश्किल साबित हो रहा है। देखिए, टेक्नोलॉजी तो ऐसी चीज़ है जिसका उपयोग या दुरुपयोग वो भी करते हैं और हमारे लिए भी उसका फ़ायदा भी है और कई बार हमारे लिए वो नुकसानदेह भी है। तो हम लोग ये मान के चलते हैं कि टेक्नोलॉजी की मदद वो लेंगे, परंतु उसका तोड़ हम लोग हमेशा निकालने का प्रयास करते रहते हैं। तो अगर वो व्हाट्सएप या किसी चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उससे हमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। हम लोग ख़ास तौर पे जो सूचना तंत्र है और जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है उस पर हम लोग कार्रवाई करते हैं। वो अगर अपनी कम्युनिकेशन को छुपाने के लिए कोई तंत्र का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमारे पास और बहुत सारे तंत्र हैं जिसकी मदद से हम लोग उसको निकाल सकते हैं, जो सूचनाएं हैं। तो ये तो हुआ टेक्निकल इंटेलिजेंस की बात, परंतु ह्यूमन इंटेलिजेंस को भी मैं बहुत इंपॉर्टेंट मानता हूँ। फिलहाल झारखंड में नक्सलियों के खिलाफ पुलिस ने ऑपरेशन कारो 2 छेड़ रखा है। फिलहाल पुलिस जमीन से लेकर आसमान तक नक्सलियों को घेर कर शिकस्त देने में लगी है। लेकिन कुछ दिन पहले ही नक्सलियों का एक वीडियो सामने आया था। इस वीडियो ने सुरक्षा बलों के होश उड़ा दिए थे। अब पुलिस के सामने दोहरी चुनौती खड़ी है। हेलीकॉप्टर के बारे में जो आप कह रहे हैं, इस तरह का वीडियो छत्तीसगढ़ में बरामद हुआ है, ये बात सही है। और इसमें भी जो हम लोग के स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर हैं उसमें हम लोग ख़ास तौर पे ये ध्यान रखते हैं कि जो हेलीकॉप्टर जहां लैंड कर रहा है हेलीपैड, वो पूर्ण रूप से सैनिटाइज्ड हो। उसका जो फनल एरिया है जब वो हेलीकॉप्टर का, वो पूर्ण रूप से सैनिटाइज्ड हो। तो इस तरह की एहतियात हम लोग भी हमेशा बरतते हैं ताकि किसी तरह का कोई हादसा ना हो। सूत्रों का कहना है कि नक्सलियों ने अपने संगठन को मजबूत करने के लिए एक सेल का गठन किया है। इस सेल में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के अलावा कंप्यूटर इंजीनियर भी शामिल है। एक कहावत है, तू डाल डाल तो मैं पात पात। नक्सली भी लगता है इसी कहावत पर चल रहे हैं। वो पुलिस के खिलाफ नए नए तरीके का इस्तेमाल कर अपनी पकड़ बढ़ाने में लगे हैं। अब ये पुलिस को देखना है कि वो कैसे चुनौतियों का सामना करती है। सनी शारद, जी मीडिया, रांची।
तो देख लिया आपने नक्सलियों का नया हथियार। नक्सली क्यों कर रहे हैं व्हाट्सएप का उपयोग? व्हाट्सएप के बारे में आपको बता दें कि विदेशी सर्वर है, रशियन कंपनी और जर्मनी इस सर्वर का उपयोग करते हैं। यही दूसरे देशों को भी सर्विस दे रहे हैं। अगर नक्सली इसके जरिए सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं तो उसको ट्रेस कर पाना मुश्किल है। हाँ, अगर गहनता से जांच की जाए तो सिर्फ इतना पता चलता है कि कौन किसको मैसेज भेज रहा है, वो भी तब जब दोनों में से किसी एक व्यक्ति का नंबर पुलिस के पास हो, जो लगभग असंभव है। और शायद यही वजह है कि नक्सली व्हाट्सएप का इस्तेमाल कर रहे हैं। आइए बताते हैं नक्सली कैसे करते हैं व्हाट्सएप का उपयोग। नक्सली समर्थक व्हाट्सएप से पुलिस की तस्वीर खींचकर उसे नक्सलियों तक भेजते हैं। अगर कहीं नक्सली घिर जाते हैं तो वहां से तस्वीर खींचकर दूसरे नक्सलियों को भेज दी जाती है ताकि वे मदद के लिए वहां पहुंच सके। मतलब साफ है, तकनीक से नक्सलियों ने एक बार फिर पुलिस के सामने चुनौती पेश कर दी है। अब देखना है इससे कैसे सुरक्षाकर्मी निपटते हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, तुरंत लौटते हैं। भागलपुर सिल्क सिटी के नाम से मशहूर है। यहाँ के सिल्क से बने कपड़ों की मांग देश में ही नहीं विदेश में भी है। अकलियत और तांती समुदाय के हजारों लोग बुनकर पेशे से जुड़े हैं। सिल्क के कपड़ों से दूसरों को सजाने वाले बुनकर खुद बदहाली की जिंदगी जी रहे हैं। उन्हें सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। बुनकरों की बदहाली पर पेश है ये खास रिपोर्ट। टूटे फूटे मकान और बदहाल से दिखने वाली ये बस्ती किसी पहचान की मोहताज नहीं है। इसकी चर्चा देश ही नहीं विदेशों में भी है। इस महिला को देखिए, उम्र लगभग 60 के पार होगा। शरीर और आंखें थक चुकी हैं, लेकिन हौसला कायम है। इनके हौसलों की उड़ान का ही परिणाम है कि भागलपुर की पहचान देश और दुनिया में सिल्क सिटी के रूप में है। कोकून से धागा निकालने से लेकर उसे तराशने और फिर कपड़ा बुनने का इनका पेशा पुश्तैनी है। इस काम में बच्चों से लेकर बुजुर्ग हर कोई इनका हाथ बटाता है। लेकिन इतनी मेहनत और लगन के बाद भी ये बदहाली की जिंदगी जीने को मजबूर हैं। हाथ में कोई नुकसान, जांग में कोई नुकसान? बहुत ही लग जाता है। किसमें? जांग में लग जाता है। जांग का बाल टूट जाता है तो दाना दाना हो जाता है। ये उंगली सब काट जाता है तो और जाता है तो हड्डी में लग जाता है, एक लग जाता है। क्या करें, बाप दादा यही काम करवाई था करते हैं। भागलपुर जिले में दर्जनों गांव हैं जहां के लोगों की आजीविका का माध्यम सिल्क की बुनाई करना है। कोकून से धागा निकालने से लेकर कपड़ा बुनने तक के काम में पूरा परिवार बामुश्किल 200 से 400 रुपए ही कमा पाता है। इस महंगाई में आप सहज अनुमान लगा सकते हैं कि घर चलाना कितना मुश्किल होता होगा। जो बुनकर का जो ताम झाम जो सिस्टम है उसको बेच रहे हैं, जला रहे हैं, उसी से घर है। घर में बच्चियां जवान हैं, शादी का लायक है। उनके बुनकर का कहना हुआ कि कहाँ से हम अब पेट तक नहीं पाल सकते तो बच्चे की शादी कहाँ से कराएंगे। बच्चा बीमार है तो उसके लिए इलाज का पैसा नहीं है। तो बुनकर का हाल बहुत खस्ता हाल है। पीएम मोदी सार्वजनिक मंच से बुनकरों के विकास की बात कहते रहे हैं। उम्मीद है केंद्र और राज्य सरकार इनके हालात पर ध्यान देगी और बुनकरों के दिन बहुरेंगे। अजय कुमार, जी मीडिया, भागलपुर। तो देख लिया आपने बुनकर की बदहाली। आपको यह भी बता दें कि भारतीय वस्त्र एवं कपड़ा उद्योग राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के आधारों में से एक है। यह भारत के निर्यात में सबसे ज्यादा योगदान देने वाले क्षेत्रों में से है। देश के कुल निर्यात में इसकी हिस्सेदारी करीब 13.25% है। वस्त्र उद्योग गहन श्रम वाला उद्योग है और कृषि के बाद सबसे ज्यादा कर्मचारियों वाले क्षेत्रों में से एक भी है। वस्त्र उद्योग ने साल 2013-14 में निर्यात से 41.57 बिलियन डॉलर अर्जित किए हैं। अब बात भागलपुर की। भागलपुर को दुनिया रेशम नगरी के नाम से जानती है।
बिहार में बुनकरों की संख्या करीब 4 लाख है। साल 1989 तक भागलपुर के बुनकर अकेले पूरे देश का 48% रेशम तैयार करते थे, लेकिन सरकारी उपेक्षा की वजह से ये उद्योग धीरे धीरे अपनी पहचान खोने लगा। अब सवाल उठता है कि जिसके सहारे ये उद्योग फल फूल रहा है वो बदहाल क्यों है? क्योंकि उन्हें उनकी मेहनत का सही मेहनताना नहीं मिल पा रहा है। दिन भर हाड़ तोड़ मेहनत के बाद उतनी मजदूरी नहीं मिलती कि वो परिवार का भरण पोषण कर सके। इस वजह से कारीगर अपना पुश्तैनी पेशा छोड़ दूसरे उद्योगों में हाथ आजमा रहे हैं। सरकार की नजरें भी कारीगरों की तरफ इनायत नहीं होती है। व्यवसाय बढ़ाने के लिए उनके पास पैसे नहीं है। शिक्षा के अभाव में अपने उच्च कोटि के सामान को औने पौने दाम में भी बेचने को मजबूर है। ऐसे में जाहिर है कि इस तरीके से इस उद्योग से जुड़े लोगों की अच्छी तस्वीर दिखेगी। उनके लिए सरकार क्या कुछ करेगी, कैसे उत्थान करेगी, ये कई सवाल है। बहरहाल आज के डीएनए में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।